श्रीमान कलराज मिश्र जी, इसी विभाग के मंत्री मेरे साथी श्रीमान थावरचंद जी, रेल मंत्री और इसी भूमि का संतान भाई मनोज सिन्हा जी, इसी विभाग के मंत्री श्रीमान कृष्णपाल जी, श्रीमान विजय सांपला जी, राज्य सरकार में मंत्री श्रीमान बलराम जी, भारत सरकार के सचिव श्री लव वर्मा जी, ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य और भारत में और दुनिया में विधवाओं के लिए लगातार काम कर रहे लॉर्ड लुम्बा जी, उनकी श्रीमती जी, और आज मुझे जिनका दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, ऐसी सभी दिव्यांग भाइयों और बहनों और उपस्थित काशी के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं काशी में आया हूं, तब मैं विशेष रूप से दो महानुभावों का पुण्य स्मरण करना चाहूंगा। एक श्रीमान जायसवाल जी, दूसरे श्रीमान हरीश जी। इन दोनों महानुभावों ने जीवन भर इस क्षेत्र की सेवा की और अब हमारे बीच नहीं है। मैं उनका पुण्य स्मरण करता हूं, उनको आदरपूर्वक अंजलि देता हूं। आज प्रातः सरकारी व्यवस्था से हमारे कुछ दिव्यांग लाभार्थी इस समारोह में आ रहे थे, उनकी बस पलट गई। कुछ लोगों को ईजा हुई। दिल्ली से मैं निकला, उसी समय मुझे पता चला और हमारे मंत्री महोदय तुरंत वहां पहुंचे, सरकार के अधिकारी पहुंचे। बहुत लोगों को तो बहुत मामूली चोट थी, कुछ लोगों को कुछ दिन के लिए अस्पताल में व्यवस्था दे रहेगी, लेकिन ये सारी व्यवस्था सरकार करेगी। और मैं इन सभी बच्चों का जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आज हमारे बीच डॉक्टर लुम्बा जी और उनकी श्रीमती जी हैं, जो देश के भिन्न भिन्न भागों में और विदेशों में भी विधवाओं के कल्याण के लिए काम करते हैं। कुछ समय पहले मुझे मिले थे, तब चर्चा हुई थी काशी में भी विधवाओं के लिए कुछ किया जाए, और तब से लेकर के उन्होंने काम शुरू किया है। उस काम को बल मिल रहा है। सम्मान के साथ हमारी ये माताएं बहनें जीवन गुजारा करें, उस दिशा में
उनका जो प्रयास है उसका मैं अभिनंदन करता हूं। दोनों पति पत्नी जी जान से इस काम में लगे रहते हैं और उनको आप किसी भी जगह पे मिलोगे, शादी में मिलो, पार्लियामेंट में मिलो। मैं अभी ब्रिटेन गया, पार्लियामेंट में सब लोगों से मिल रहा था, लेकिन हमारे लुम्बा जी आ गए और तुरंत विधवाओं की बात शुरू कर दी। तो मैंने लुम्बा जी को कहा, लुम्बा जी मुझे कुछ और तो काम करने दो। लेकिन उनके मन में ऐसा, अपनी मां के पुण्य स्मरण में उन्होंने इस काम को हाथ में लिया है, बहुत मन योग से कर रहे हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से मेरे काशी क्षेत्र की सेवा में वो हाथ बटा रहे हैं, इसलिए मैं काशी के प्रतिनिधि के रूप में भी आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। कुछ दिन पूर्व जापान के प्रधानमंत्री काशी की मुलाकात के लिए आए थे। अभी 2 दिन पूर्व जापान के प्रधानमंत्री जी का जापान के अंदर एक भाषण था। बुद्धिस्ट मूवमेंट के अंतर्गत वो भाषण था, लेकिन मैंने इंटरनेट पर वो भाषण पढ़ा और मैंने देखा कि उस भाषण में उन्होंने काशी की अपनी यात्रा का जो वर्णन किया है, मां गंगा का जो वर्णन किया है, आरती के उस समय उनके मन में जो मनोभाव उठे उसका जो वर्णन किया है, हर काशीवासी को, हर हिंदुस्तानी को उनके ये शब्द सुनकर के गर्व महसूस होता है कि हमारा अपनापन कितना व्यापक और कितना विशाल है। मैं प्रधानमंत्री जापान के अबे का आभारी हूं। उन्होंने जापान जाकर के भी अभी 2 दिन पहले इतने विस्तार से हमारे काशी के गुणगान किए, हमारी गंगा के गुणगान किए, गंगा आरती का स्मरण किया। मैं इसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभारी हूं। अभी मैं थावरचंद जी को सुन रहा, आप लोगों को याद होगा जब लोकसभा के चुनाव पूर्ण हुए और पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी सांसदों ने मुझे नेता के रूप में चुना, प्रधानमंत्री पद की जिम्मेवारी के लिए मुझे पसंद किया और उस दिन मेरा एक भाषण था। उस भाषण में मैंने कहा था कि ये जो सरकार है, ये सरकार गरीबों को समर्पित है। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, जिन्हें जीवन में कष्ट झेलने पड़ते हैं, ये मैंने प्रधानमंत्री पद के शपथ लेने से पहले घोषित किया था। और आप लगातार देखते होंगे कि सरकार के सभी कार्यक्रमों के केंद्र में इस देश के गरीब को विकास का लाभ कैसे पहुंचे, गरीबों की जिंदगी में बदलाव कैसे आए, उस दिशा में एक निरंतर प्रयास चल रहा है। आज ये जो काशी में कैंप लग रहा है, ये कोई पहला कैंप नहीं है, वरना कुछ लोगों को लगेगा कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है इसलिए यहां जरा 5 उंगलियां घी में है, इसलिए यहां कैंप लग रहा है। ऐसा नहीं है। इसके पहले
ऐसे ही 1800 कैंप लग चुके हैं। लाखों लोगों को यह सुविधा पहुंचाई जा चुकी है और ये आखिरी कैंप भी नहीं है। इसके बावजूद भी हिंदुस्तान के हर कोने में जाकर के ये हमारे दिव्यांग भाइयों बहनों को खोज करके उनकी क्या आवश्यकता है, क्या उनको कोई संसाधन मिल जाए तो उनका जीने का विश्वास बढ़ जाए, कुछ करने का विश्वास बढ़ जाए, कुछ सहजता हो जाए, सुविधा हो जाए। ये प्रयास आज चला है, चलता रहेगा। सरकारें पहले भी थी, ये विभाग भी 1992 से चल रहा है। सरकार में यह विभाग 1992 में बना, बजट भी दिए गए, लेकिन मुझे बताया गया कि 92 से लेकर के 2014 तक बड़ी मुश्किल से 50-55-100 कैंप लगे थे। ये सरकार गरीबों के लिए दौड़ने वाली सरकार है, कुछ कर गुजरने वाली सरकार है कि एक साल के भीतर भीतर 1800 कैंप लगाया। 1800 20, 22, 25 साल में 100 कैंप भी नहीं लगे, एक साल में 1800 कैंप लगे और पूरी सरकार खोजने के लिए जाती है लाभार्थियों को, जिनका हक है उन तक पहुंचने का प्रयास करती है। हम जानते हैं कभी कभी सरकार की ऐसी योजनाओं का दुरुपयोग करने वालों की भी कमी नहीं होती है। बिचौलिए मैदान में आ जाते हैं, वो बेचारे के पास पहुंच जाएंगे, उसके साथ चर्चा करेंगे, उसको कहेंगे देखो भाई मैं तुमको ये दिलवाता हूं, इतना बीच में मेरा हो जाएगा, तुम्हें ट्राइसिकल दिलवा दूं, कुछ मेरा हो जाए, तुम्हें हियरिंग एड की कुछ व्यवस्था करूं, कुछ मेरा हो जाए। ये कैंप लगाने का परिणाम ये हुआ है कि बिचौलिए नाम की दुनिया समाप्त हो गई है। ये कभी कभी मुझ पर जो सारी दुनिया का तूफान चलता रहता है ना, सुबह उठो चारों तरफ से मुझ पे हमले चलते रहते हैं, चारों तरफ लगे रहते हैं। उनको लगता है कि मोदी अपना मुंह ये रास्ता छोड़ करके किसी और रास्ते पर आ जाएं, विवादों में पड़ जाएं। लेकिन मेरा तो मंत्र है मेरे देश के दुखियारों की, गरीबों की सेवा करना, और इसलिए मैं विचलित नहीं होता हूं। लेकिन ये हो इसलिए रहा है कि व्यवस्थाएं ऐसी बदल रही हैं, नटबोल्ट ऐसे टाइट हो रहे हैं, ये बिचौलियों की दुकानें बंद हुई हैं, इसलिए ये परेशानियां हो रही है। हर प्रकार के ऐसे लोग, उनको जरा तकलीफ हो रही है, लेकिन उनकी इस तकलीफ से मुझे जरा भी तकलीफ नहीं है। अगर मुझे तकलीफ है तो मेरे देश के गरीबों की दुर्दशा से तकलीफ है, बिचौलियों की परेशानी से तकलीफ नहीं है। आज यहां 9,000 से अधिक लोगों को इस कैंप के तहत कोई न कोई संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काशी में भी ये काम पूरा हो गया। अभी भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जांच चल रही है, जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं, और भी जैसे जैसे चीजें ध्यान में आएगी, मैं शायद आऊं या ना आऊं, लेकिन कार्यक्रम चलता रहेगा, कैंप लगते रहेंगे। अगल बगल के जिलों में भी, भले वो काशी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा नहीं होगा,
वहां भी इस काम को किया जाएगा और ये व्यवस्थाएं लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। मैं यहां छोटे छोटे बच्चों से मिल रहा था, उनके मां बाप के चेहरे पर मैं चमक देख रहा था। क्यों? क्योंकि वो बच्चे सुन नहीं पा रहे थे, और सुन नहीं पा रहे थे तो कभी बोल नहीं पा रहे थे। जैसे ही सुनना शुरू हुआ, साथ साथ बोलना भी शुरू हो गया, और करीब करीब हर बच्चे ने मेरे से कोई न कोई बात की। एक दो शब्द हर बच्चा बोला, और उनके मां के मन में इतना आनंद भाव था। अब ये बच्चे जन्म से उनको ये अवस्था मिली है। पिछले दिनों मैंने सार्वजनिक रूप से मेरी मन की बात में एक इच्छा प्रकट की थी कि क्यों ना हम ये विकलांग शब्द से बदल करके दिव्यांग शब्द उपयोग करें। दुनिया के हर देश में, हर भाषा में इस प्रकार की अवस्था वाले लोगों के लिए नए नए शब्द आए हैं। टर्मिनोलॉजी बदली गई है और लगातार उसमें सुधार होता ही चला जा रहा है। हर कोई नए नए तरीके से इस विषय को रखता है, लेकिन हमारे देश में वर्षों से यही शब्द चल पड़ा था। वैसे अचानक ये शब्द बदलना कठिन होता है। मेरे भी भाषण में बोलते बोलते शायद 5 बार मैं भी वो पुराना शब्द ही प्रयोग कर लूं, क्योंकि आदत लगना अभी समय लगेगा। सरकार को भी नियमों में बदलाव लाना पड़ेगा, काफी कुछ प्रक्रियाएं रहती हैं। लेकिन क्या हम धीरे धीरे इसको शुरू कर सकते हैं क्या? और इसका बड़ा असर होता है। मान लीजिए कोई हमें मिलता है और परिचय कोई करवाता है कि ये फलाने फलाने पुजारी है। पुजारी कहने के बाद भी तुरंत हमारा नजर उसके भाल पर जाती है, तिलक वगैरह देखता है, हमारी आंखें तुरंत चली जाती है। देखते हैं पुजारी कहां, मतलब माला, भाल पर कोई तिलक वगैरह तुरंत नजर आता है। कोई हमें परिचय करवाता है ये बड़े ज्ञानी है, तो तुरंत हमारे मन में विचार आता है, अच्छा किस विषय के ज्ञानी होंगे, उनके ज्ञान को जानने की इच्छा करता है। हमें कोई परिचय करवाता है कि पहलवान है, तो तुरंत हमें उसकी भुजाओं पर हम नजर जाती है कि कैसा बड़ा मजबूत आदमी है। वैसे ही कोई अगर विकलांग कहता है तो पहली हमारी नजर उसके शरीर की कौन सी कमी है उस तरफ जाती है। शरीर का कौन सा हिस्सा दुर्बल है वहां जाती है। मैं ये सोच बदलना चाहता हूं कि उसे मिलते ही कोई कहे ये दिव्यांग है, तो मेरी नजर उस बात पे जाएगी कि उसके अंदर कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी भगवान ने दी है। हम लोग आंखों से देखते हैं, आंखों से पढ़ते हैं, लेकिन एक प्रज्ञाचक्षु उंगली से पढ़ता है। वो ब्रेल ली पर अपनी उंगली घुमाता है और उसको पढ़ लेता है। वो मतलब ये उसका दिव्यांग है। ये दिव्यता दी है ईश्वर ने उसको, उस दिव्यता ने उसे विकसित किया है। और इसलिए जब मैं विकलांग से दिव्यांग की बात करता हूं, तब जब जब हम ऐसे अपने जनों से मिलेंगे, अपनों से मिलेंगे, तब हमें अब उसमें क्या कमी है उस तरफ हमारा नजरिया नहीं जाएगा, उस तरफ हमारी सोच नहीं जाएगी। कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी उसमें है उस तरफ हमारी नजर जाएगी। मुझे यहां राहुल करके एक बच्चा मिला, मंदबुद्धि का है। उसको कंप्यूटर दिया और मैंने देखा कि तुरंत कहां पर कंप्यूटर चालू करना, कैसे प्रोग्राम को आगे बढ़ाना, तुरंत उसने शुरू कर दिया।
अब ये उसके परिवार के लिए एक नई आशा लेकर के आया है, एक नया विश्वास लेकर के आया है। और इसलिए हमारी कोशिश ये है कि इन व्यवस्थाओं के माध्यम से हमारे समाज में ये करोड़ों की तादाद में ऐसे हमारे परिवारजन है, इनकी हमें चिंता करनी है। मैं समाज के नाते भी ये बात अपने दिल से कहना चाहता हूं, खास करके जिन परिवारों में मानसिक रूप से दुर्बल बच्चे पैदा होते हैं, बहुत कम लोगों को कल्पना होगी कि उस परिवार में मां बाप का जीवन कैसा होता है। बाहर वालों को अंदाज बहुत कम आता है। अगर परिवार में एक ऐसा बच्चा पैदा होता है, तब उस मां बाप की उम्र तो होती है 25 साल, 30 साल, 35 साल। जीवन के सारे सपने अभी तो पूरे होने बाकी होते हैं, लेकिन 1-2 साल की उम्र होते ही बालक में एक प्रकार की कमी महसूस होती है। आपने देखा होगा उस बालक के मां और बाप, और घर में अगर दादा दादी हैं तो वो सबके सब अपने जीवन के सारे सपनों को समाप्त कर देते हैं, अपनी सारी इच्छाओं को मार देते हैं, अपनी पूरी शक्ति क्षमता जो भी हो उस बालक की सेवा में खपा देते हैं। परिवार में और 2-3 बच्चे होंगे, उसको जितना प्यार देते हैं उससे अनेक गुना प्यार इस बच्चे को वो देते हैं। उनके मन में भाव होता है कि ईश्वर ने हमें एक कसौटी पर कसा है, हम ईश्वर ने जो कसौटी पर कसा है पूरा होगा। लेकिन समाज के नाते हमने सोचना होगा कि जिस परिवार में ईश्वर ने इस प्रकार के बालक को जन्म दिया है, क्या उसी परिवार की यह जिम्मेवारी है? मेरी आत्मा कहती है नहीं। इस परिवार को परमात्मा ने इसलिए चुना है कि शायद उस परिवार पर उसका भरोसा है कि ये इस बच्चे को संभालेंगे। लेकिन समाज के नाते हम सबका दायित्व रहता है कि बालक भले उनकी कोख से पैदा हुआ हो, बालक भले उस घर में पल बढ़ रहा हो, लेकिन समाज की एक सामूहिक जिम्मेवारी होती है ऐसे बालकों की चिंता करने की। और इसलिए हमारी सरकार इसी मनोभाव से, इसी भूमिका से हमारे इन प्रकार के बालकों की चिंता विशेष रूप से कर रही है। Find us on Facebook at facebook.com/etnow and don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at etnowlive. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/user/etnow.